तो आपने देखी ये एक छोटी सी फिल्म हमारी पृथ्वी हमारा घर। इस फिल्म की प्रथम स्क्रीनिंग यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2009 में की गई थी। अब मैं फिर से बोलती हूँ क्योंकि तकनीकी रूप में मुझे पता नहीं कि अभी जो मैंने बोला वो आपने सुना कि नहीं। तो आपने जो ये फिल्म देखी हमारी पृथ्वी हमारा घर, ये यूनेस्को के द्वारा प्रथम बार इसकी स्क्रीनिंग भारत में हुई थी और तत्पश्चात अनेक जगह कार्यशालाओं में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर और सीबीएसई और एससीईआरटी यूपी के द्वारा भी ये पर्यावरण की परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित है। तो इस फिल्म के बाद हमने सोचा कि क्या हम स्वार्थवश ही कुछ करेंगे, क्योंकि जीवन में हमें सिखाया जाता है जो सही बात भी है कि निस्वार्थ भावना से कर्म करना चाहिए। लेकिन आज के सामाजिक परिवेश में बहुत कुछ बदलाव है। तो चलिए, इस स्वार्थ में अच्छा है ना, क्योंकि इस स्वार्थ में केवल अपना भला नहीं होगा, पूरे समाज का भला होगा अगर हम कुछ करेंगे। तो स्वार्थवश ही हम लोग कुछ करने की सोचें। और मैंने आपके समक्ष देखिए पर्यावरण से संबंधित कोई भी तकनीकी और जटिल बातें बातें और परिभाषाएं रखने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो सब परिभाषाएं और किताबी चीजें आप अवश्य जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। लेकिन जब आपको बच्चों को समझाना है, विद्यार्थियों को समझाना है, तो बहुत ही सरल तरीके से वो क्या कर सकते हैं यह हमें बताना होगा। प्रायः समस्या ये होती है कि बच्चे सिद्धांत जानते हैं लेकिन उन सिद्धांतों पर अमल कैसे करना ये नहीं पता होता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसा मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, शिक्षक कौन है में भी, कि जब मैं फील्ड में तैनात थी डीएम कमिश्नर के रूप में, तो मैं हर सप्ताह 3 बार दौरे पर जाती थी और अनेक विद्यालयों अवश्य जाती थी। अब विद्यालय में चाहे छोटे बच्चे हों या कॉलेज में जाइए बड़े बच्चे हों, सबसे पूछो अपने देश से प्रेम करते हो? हाँ। देश के लिए कुछ करना चाहते हो? जी, हम अपनी जान दे सकते हैं। लेकिन जान तो सरहद पर सिपाही देते हैं, जो आम नागरिक है वो क्या करेगा? तो बच्चों को ये पता ही नहीं होता था। फिर कुछ कहते थे जब हम बड़े हो जाएंगे, पैसा कमाएंगे, तब हम ये करेंगे, समाज कार्य करेंगे। लेकिन आप एक अच्छा काम जब आप छोटे हैं, छोटे से बच्चे हैं, तब से ही आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप बच्चों को ये सिखाएं कि पर्यावरण संरक्षण न केवल क्यों किया जाए लेकिन कैसे किया जाए। इसमें आपकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अब आप सबने देखा होगा कि मलेरिया, डेंगू, इस सब की संख्या बढ़ती जा रही है और एक छोटे से मच्छर ने हम लोगों की आफत कर रखी है और डेंगू से मौत तक हो जाती है। आपकी भी जान पहचान में, मेरी भी जान पहचान में कई ऐसे लोग। तो जब ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इस जलवायु परिवर्तन से हम पर तो प्रभाव पड़ रहा है, सब पे प्रभाव पड़ रहा है, पर इन सब पर भी प्रभाव पड़ रहा है जिनसे हमें बीमारियां होती हैं। मैंने हाल ही में एक कोर्स किया हार्वर्ड का, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है, ये उसका विषय था। तो उससे मैंने एक ये डायग्राम डाउनलोड किया जो आपको दिखा रहे हैं। ऊपर की रो में आप देख रहे हैं कि जो लाल वाला हिस्सा है वो गर्म तापमान की बात कर रहा है, यानी ऐसा तापमान जिसमें कि ये जिंदा रह सकते हैं। तो पहले में 2 बार प्रजनन हुआ, लेकिन नीचे में आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण जब गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा है, यानी ऐसा तापमान बढ़ता जा रहा है जिसमें कि ये प्रजनन कर रहे हैं, तो इनका प्रजनन दुगना हो गया। तो फिर जाहिर बात है कि हमें भी इन सब बीमारियों से बचने के लिए और संसाधन चाहिए और हमें नुकसान भी हो सकता है। हमने प्रदूषण की बात करी। कभी हमने सोचा था कि सैटेलाइट से हम ये ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ फसल कटने के उपरांत जो है, जो बचे हुए अवशेष उन्हें जलाया जा रहा है। अब सैटेलाइट से इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है और तय किया जा रहा है, उसमें ढूंढ ढूंढ कर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है, जागरूकता भी की जा रही है, क्योंकि वो जो जो कुछ भी जलाया जा रहा है उसके भी जो अवशेष हैं, जब वो हवा में मिलते हैं तो वो उससे हमें विभिन्न प्रकार की सांस की बीमारियां हो रही हैं। आपने ये ध्यान दिया कि पहले कैंसर शायद ही किसी को सुनते थे, लेकिन अब सबकी जान पहचान में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होगा जिसे कि कैंसर हुआ है, यानी कैंसर ना हुआ, जुकाम हो गया। मैं एक चित्र आपको और दिखा रही हूँ प्रदूषण के संदर्भ में। हम पीपीएम की बात करते हैं, जिससे कि हवा में प्रदूषण मापा जाता है, 2.5 पीपीएम। 2.5 पीपीएम आप जानते हैं क्या होता है?
पीपीएम जो एक मानक है वो आमतौर पर कहते हैं जितना जो हमारे एक मनुष्य के बाल की मोटाई है, कितनी मोटाई है आपने अपने बाल देख करके देख लीजिए, उसका 1/100वां हिस्सा ये पीपीएम का मानक होता है। तो जब हम पीपीएम की बात कर रहे हैं तो जब ये हवा में इतने छोटे छोटे कण हैं तो ये हमारे फेफड़ों में जा रहे हैं और इनसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो ये एक दुनिया का नक्शा है जिसमें कि पीपीएम को दर्शाया गया है, और जहां पर पीपीएम 32 से भी अधिक है यानी लाल वाला हिस्सा, तो कल्पना कीजिए कि वहां पर कितनी भीषण समस्या है और हम तो उसी में ही आते हैं। तो जलवायु परिवर्तन की बात जो है केवल बीमारियों की ही नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा भोजन की भी है, क्योंकि इस परिवर्तन के हिसाब से फसलों का चक्र बदल रहा है। कहाँ कहाँ फसल ली जा सकती है, कौन सी फसल ली जा सकती है, ये भी बदल रहा है। जिसके लिए हमें ज्यादा पानी चाहिए था, अगर वहां बरसात नहीं हो रही तो फिर वहां कोई दूसरी फसल बोनी पड़ेगी, और जहां पर अधिक पानी बरसने लगा वहां पर कोई और फसल। समुद्र के किनारे जहां पर कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से जो नमक वाला पानी है वो बढ़ता जा रहा है, तो अब हमें ऐसे वहां पर ऐसी फसल की आवश्यकता है कि जो कि नमक के पानी में जीवित रह सके। तो ये परिवर्तन बहुत ही व्यापक स्तर पर हो रहा है, पर हम में से बहुत सौ को शायद अभी तक इसका उतना एहसास नहीं हो पाया, क्योंकि जब भी हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पोलर बेयर को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, या जो ग्लेशियर हैं वो समाप्त हो रहे हैं, और इसका मतलब आगे आने वाली पीढ़ी से हमसे नहीं है। बहुत बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग ये कहते हैं कि हाँ हाँ हमें जलवायु परिवर्तन के लिए अवश्य काम करना चाहिए आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। आगे आने वाली पीढ़ी को तो छोड़ दीजिए, जो वर्तमान पीढ़ी है हम सब पर ही इसका व्यापक प्रभाव है। और अगर ग्लेशियर समाप्त हो रहे हैं तो ये हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि ग्लेशियर में जो बर्फ के रूप में जल संचित होता है वो हमें पूरे गर्मी के मौसम में न केवल पीने के लिए लेकिन खेती के लिए और अन्य विभिन्न कार्यों के लिए उपलब्ध होता है। एक स्टडी के अनुसार जहां पर भी पहाड़ के क्षेत्र है वहां 50% अधिक तालाब बन गए हैं। तो ये हर्ष का विषय नहीं है, चिंता का विषय है, क्योंकि जो बर्फ है वो पिघलती जा रही है। बल्कि इस पर मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी है, ग्लेशियर का अंतिम संस्कार। क्योंकि ग्लेशियर के अंतिम संस्कार के साथ साथ वहां पर आसपास रहने वाले लोगों के जीवन में भी बहुत बहुत परिवर्तन आ जाएगा। अब जैसा मैंने आपसे अपनी फिल्म में कहा और पहले भी कहा और फिर से कह रही हूँ, हम रिवीजन करते हैं ना, कि हम ये सोचते हैं कि जो समस्याएं हैं इनका निदान कोई और करेगा। तो द ग्रेटेस्ट थ्रेट to our planet is the belief that someone else will save it। यानी हमारी इस पृथ्वी को बचाने कोई और कार्य करेगा, मुझे थोड़ी ना करना है। हम सब यही सोचते हैं और आगे चल देते हैं। लेकिन हाँ, सब में बहुत ताकत है और हम सब मिल करके कुछ करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जब हम दूसरे पर निर्भर होंगे तो वही हालत होगी जो आपने कहानी पढ़ी होगी कि एक राजा ने गांव में कहा था लोगों को कि तालाब में हर एक जना अपने अपने घर से थोड़ा सा दूध डालेगा, और लोगों ने क्या करा, उसमें हर एक ने पानी डाल दिया ये सोच करके कि दूसरा जना दूध डालेगा। तो अंततः तो दूध का तालाब नहीं, वो पानी का तालाब हुआ, जबकि वहां दूध का तालाब चाहिए था लोगों को दूध देने के लिए किसी उसके लिए। तो हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो आप में से हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। Each one of us impacts our earth by action and even by inaction। तो वही बात कि आप में से हर एक शिक्षक महत्वपूर्ण है और आपका हर एक विद्यार्थी महत्वपूर्ण है। आप जो कुछ भी करेंगे उसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो भी उसका प्रभाव पड़ेगा। जो चीजें खराब हो रही हैं वो और तीव्रता से खराब होती जा रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये सब काम बड़े बड़े बृहद स्तर के, ये सरकार करेगी, शासन करेगी, बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समितियां हैं जो निर्णय लेंगी, बड़ी सरकारें निर्णय लेंगी। जो उन्हें निर्णय लेना वो लीजिए, लेकिन क्योंकि आपका प्रभाव पड़ रहा है तो आपको अपने इस प्रभाव को, विपरीत प्रभाव को रोकने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए अपने भविष्य के लिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में आप बच्चों को समझा सकते हैं कि अगर हमें, और ये इसका मैंने बहुत सफल प्रयोग किया कानपुर कमिश्नरी में 10,000 के करीब स्कूलों में, जहाँ छोटे बच्चे ऑक्सीजन नहीं समझ पाते थे, तो अगर ये कहा जाता था कि पेड़ हमें सांस देता है, उस सांस जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो उसका भी अर्थ सबको समझ में आता था। तो फटाफट मैं आपके साथ एक रिवीजन करना चाहूंगी, क्योंकि उसके बाद आप एक फिल्म देखेंगे छोटी सी मेरी एक कहानी की। तो सबसे पहले जो हवा, 11,000 लीटर हवा हम रोज मुफ्त में पी जाते हैं, जिसके लिए पृथ्वी को हमें एक नया पैसा नहीं देना पड़ता। तो हम कितने पेड़ लगाएंगे, और न केवल पेड़ लगाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे। और अगर हमारे घर के बाहर पेड़ लगाए, सड़क पे लगाए, डिवाइडर पे लगाए, विद्यालय के बाहर लगाए, तो उनका संरक्षण हम स्वयं शुरू करेंगे। ये नहीं सोच करके कि यहाँ पर नगर पालिका आकर के पानी डालेगी और ध्यान देगी। उस पेड़ का फायदा कौन ले रहा है? वहां पर रहने वाले लोग रह रहे हैं। हम संसाधनों का बचाव कर सकते हैं ना, पानी का। हमें जितना पानी पीना है ग्लास में उतना ही लीजिए, जितनी प्यास उतना ग्लास। 2 घूंट पीकर और बाकी पानी फेंक जाए, उससे क्या फायदा? और सबसे अहम बात है भोजन की, कि हम भोजन उतना ही लें अपनी थाली में, उतना भोजन थाली में जो न जाए व्यर्थ नाली में, क्योंकि कोई भी भोजन फेंके नहीं। बड़ी विडंबना की बात है कि आज भी विश्व में बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं, जबकि कई जगह कितनी बड़ी मात्रा में भोजन व्यर्थ किया जा रहा है। और जो भोजन व्यर्थ किया जा रहा है, अगर उसको आंका जाए ऊर्जा की उसमें, तो ये दुनिया के चौथे राष्ट्र के बराबर व्यर्थ भोजन किया जा रहा है। तो बच्चों को ये सिखाएं, एक भी दाना बाकी नहीं रहे। और यही हमारी संस्कृति भी हमें सिखाती है। तीसरी बात, बिजली की जब आवश्यकता हो तभी जलाएं। सरकारी दफ्तरों में प्रायः ये पाया गया कि पहले से ही बत्तियां जली हुई। मैंने अपनी सर्विस में वर्ष 2000 से प्रत्येक पोस्टिंग पर अपनी बिजली अपने कमरे की स्वयं जलाई, अपना एसी खुद ऑन किया। लोग मुझे सरफिरा समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये संतोष था कि मेरे आने से घंटों पहले बिजली का अपव्यय नहीं हो रहा। अधिकांश बिजली किससे बन रही है? कोयले से बन रही है। और कोयला क्लीन एनर्जी में नहीं आता, क्योंकि उस कोयले के कण अंततः हवा में मिलते हैं। और साथ ही साथ मान लीजिए हमें क्लीन एनर्जी यानी शुद्ध हवा, जिसका कार्बन इम्प्रिंट नहीं है, अगर उससे भी हमें ऊर्जा मिल रही है, तो भी हम संसाधन का अपव्यय क्यों करें? उस संसाधन का उपयोग कोई और जना कर सकता है, अपने उद्योग में, अपने खेत में पानी देने के लिए। तो हम संसाधनों का संरक्षण करें, और विशेष रूप से अपने विद्यालयों में, अपने सरकारी दफ्तरों में ध्यान रखें। न बाथरूम में न कहीं और, जब जाए तब बत्ती जलाई जा सकती है, पंखा चलाया जा सकता है, और एसी भी 1 आध डिग्री टेम्परेचर अधिक रखा जा सकता है। हम पिघलने वाले नहीं हैं। ईश्वर ने इंसान को बहुत शक्ति दी है। आपने अभी फिल्म में देखा कि केवल दिल्ली में वर्ष 2006 में लाल बत्ती पर गाड़ियां रुकने से 4 लाख लीटर डीजल और पेट्रोल का अपव्यय हो रहा था। तो पूरे देश में कितना? और 2006 से अब हम 2020 में हैं, अब तक ये मात्रा कितनी बढ़ गई होगी? तो आपके पास जो कुछ भी है, गाड़ी है, स्कूटर है, स्कूटी है, जो कुछ भी है, मोटरसाइकिल है, अब जब भी आप लाल बत्ती पर खड़े हो, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी बंद करिए। प्रदूषण को हम रोकें, जिससे कि आप उस प्रदूषण को अपने अंदर न ले जाएं। और एक अनुरोध और, हॉर्न बेफालतू ना बजाएं। कुछ लोग तो लाल बत्ती हरे होते ही तुरंत हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, कुछ समय दो, कुछ समय लगता है गाड़ी को आगे बढ़ाने में, गियर लगाने में। क्योंकि ये जो ध्वनि प्रदूषण है, इससे भी हम सब पर बहुत अधिक विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपके समक्ष दोहराई, लेकिन मैं आपको अपनी जो एक फिल्म दिखाने जा रही हूँ, पृथ्वी के वेंटिलेटर, ये कोरोना काल में की पृष्ठभूमि में है। उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगी। आप तो अभी होमवर्क देंगे सबको आगे, लेकिन मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगी। मेरा एक अनुरोध है कि आज कृपया आप अपनी डायरी में ये अवश्य लिखें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आप व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं, और 21 दिन तक इस पर रोज टिक लगाइए कि रोज आपने क्या किया। हो सकता है आप कुछ चीजें कर सकते हो, सब ना कर सकते हो, और कुछ आप आगे जब विद्यालयों में जाएंगे तो वहां पर बच्चों से, विद्यार्थियों से कराएं। ये बातें अपने परिवार में साझा करें, अपने मित्रों से साझा करें, क्योंकि हम सबको मिलकर के इस पर्यावरण का संरक्षण करना है। तो
आपको ये ध्यान रखना है कि हम सब ग्लोबल ट्रस्टी हैं और हमें इस पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को उनके अधिकार मिल सके। तो हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को ऐसी पृथ्वी तो नहीं देनी कि जहाँ पर न लोग जीवित रह सकें या बीमार रह सकें, उनको खाना न मिल सके। तो पर्यावरण संरक्षण एक जीवन जीने का तरीका है और जीवन जीने का तरीका तो रोज जीवन वैसे जिया जाता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपको वही स्लोगन फिर से दोहराऊंगी जो मैंने बाल पर्यावरण वाहिनी को दिया था। और मेरा एक अनुरोध है कि पृथ्वी की वेंटिलेटर कहानी यदि आपको पसंद आए तो मैं पर्यावरण पर सतत कहानियां लिख रही हूँ और लोड कर रही हूँ, पर्यावरण और नैतिकता पर, जो कि आप अपने विद्यार्थियों और बच्चों के साथ भी उनको भी सुना सकते हैं। तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि पूर्णतया मुफ्त है, जिससे कि भविष्य में भी आप तक कहानियां पहुंच सकती हैं। तो मेरे ख्याल से अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि पर्यावरण संरक्षण क्यों, और पर्यावरण संरक्षण क्यों, तो वन अर्थ वन लाइफ लेट मी मेक द डिफरेंस, यानी एक सृष्टि, एक ही जीवन, मुझे भी कुछ करना है। तो आप सब शिक्षकगण जाइए अपने युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र से मेरा मतलब है अपने शैक्षणिक क्षेत्र में, जहाँ कहीं भी आपका विद्यालय है, जिस तक आपका प्रभाव पहुंचे, और शिक्षा का जो ये शस्त्र है, सबसे सशक्त शस्त्र जिससे कि आप बदलाव ला सकते हैं, उससे जाकर के बदलाव लाइए पर्यावरण संरक्षण के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत शुभाशीष कि आप सब सफल हों। नमस्कार। अब देखिए पृथ्वी के वेंटिलेटर।